तसव्वुर कीजिए कोई किसी नए इंसान से मिलता है और पहली ही मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे शादियों का कनेक्शन हो। बहुत कॉमन है ये। राइट। वो नया शख्स बातें पूरी करने लगता है, बिल्कुल सेम इंटरेस्ट शेयर करता है और लगातार ये एहसास दिलाता है कि उसने आज तक किसी के साथ ऐसा कनेक्शन फील ही नहीं किया। जैसे कि कोई सोलमेट मिल गया हो अचानक से। एग्जैक्टली सब कुछ इतना परफेक्ट और इतना जादुई लगता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन साइंस कहती है कि ये कोई खूबसूरत रोमांस नहीं है, बल्कि दिमाग को हैक करने का एक केयरफुली इंजीनियर्ड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। और इसी को साइकोलॉजी की भाषा में लव बॉम्बिंग कहा जाता है। सही बात है। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी न्यूरोबायोलॉजिकल ट्रैप को समझने वाले हैं। हमारे पास आज ब्रेन रीसेट नाम के एक बेहद पॉपुलर यूट्यूब चैनल की मास्टर स्क्रिप्ट है और साथ ही बिहेवियरल साइंस और क्लिनिकल साइकोलॉजी की गहरी रिसर्च का मटेरियल भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ दिल टूटने का नहीं है। ये पूरा एक विज्ञान है जहां दिमाग के लॉजिकल सेंटर को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बाईपास किया जाता है। हाँ, और लोग अक्सर इस जाल में फंसने के बाद खुद को दोष देते हैं। बिल्कुल, बिना ये समझे कि उनका दिमाग दरअसल एक केमिकल मैनिपुलेशन का शिकार हो चुका था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर इस पूरी शुरुआती स्थिति को, इस सोलमेट वाले एहसास को किसी एनालॉजी से समझाना हो तो मैं सोच रही थी कि ये एक फूल की तरह है जो पूरी तरह खिलने के बाद अचानक वापस एक अंधेरी कली में बदल जाता है, या फिर उस कंप्यूटर वायरस की तरह जो एक जरूरी सिस्टम अपडेट के भेस में आता है। ये कंप्यूटर वायरस वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। राइट। वो अपडेट बिल्कुल वही फीचर्स प्रॉमिस करता है जिसकी सिस्टम को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इंस्टॉल होते ही वो बैकग्राउंड में चुपचाप फायरवॉल को डिसेबल कर देता है। एक टॉक्सिक मैनिपुलेटर, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो या साइकोपैथ, एग्जैक्टली यही करता है। सही कहा आपने। और इस धोखे को समझने के लिए हमें दिमाग के अंदर चलने वाले न्यूरोकेमिकल धमाके को समझना होगा जो उस वक्त चल रहा होता है। हाँ, जब कोई टॉक्सिक इंसान किसी को अपना टारगेट बनाता है तो शुरुआती हफ्तों में वो उस इंसान पर गिफ्ट्स, अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स की एक ऐसी बारिश करता है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती, जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। दिमाग के नजरिए से देखें तो इस वक्त दो बहुत पावरफुल केमिकल्स का मैसिव रिलीज हो रहा होता है, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। पर एक मिनट, दिमाग इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन जाता है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। I mean, हमारा दिमाग तो सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया ना। तो अगर कोई अनजान इंसान अचानक से इतना प्यार और अटेंशन दे रहा तो दिमाग उसको खतरे की तरह देखने के बजाय इस केमिकल धमाके में डूब क्यों जाता है? इसका जवाब ऑक्सीटोसिन के एवोल्यूशन में छुपा है। ऑक्सीटोसिन को हम बॉन्डिंग हार्मोन या कडल केमिकल कहते हैं। अच्छा। एवोल्यूशन ने इस हार्मोन को इसलिए बनाया था ताकि एक माँ और उसके नवजात शिशु के बीच एक अटूट ट्रस्ट और बॉन्ड बन सके। ओह राइट। ये केमिकल दिमाग को सिग्नल देता है कि ये इंसान सेफ है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो मैनिपुलेटर बेसिकली इस सिस्टम को हैक कर लेता है। बिल्कुल, वो इस एंशिएंट एवोल्यूशनरी शॉर्टकट को हाईजैक कर लेता है। जब वो लगातार वैलिडेशन और अफेक्शन देता है तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन का फ्लड आ जाता है और दिमाग को लगता है कि सेफ्टी एस्टैब्लिश हो चुकी है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। और इसके साथ जब डोपामिन मिलता है, जो कि हमारा रिवॉर्ड और प्लेजर केमिकल है, तो ये एक बहुत खतरनाक कॉकटेल बन जाता है। यहाँ पर मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरे केमिकल अटैक के दौरान एक और साइकोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसे मिररिंग कहते हैं। हाँ, मिररिंग एक बहुत बड़ा टूल है। मतलब वो मैनिपुलेटर एक गिरगिट या कैमेलियन की तरह सामने वाले की डीपेस्ट डिजायर्स, उसकी इनसिक्योरिटीज और उसके वैल्यूज को कॉपी करने लगता है। सही बात है। अगर किसी को पहाड़ों में घूमना पसंद है तो मैनिपुलेटर कहेगा कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पहाड़ों में बसने की है। असल में वो इंसान कोई नया पार्टनर नहीं ढूंढ रहा, वो बस एक आईना दिखा रहा होता है। एग्जैक्टली। और इस मिररिंग का मकसद सिर्फ पसंद मिलाना नहीं होता। तो क्या होता है? इसका मकसद होता है एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करना कि हम दोनों एक जैसे हैं और बाकी दुनिया हमें नहीं समझ सकती। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल आइसोलेशन है जो शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। ओह वाओ। और जब दिमाग लगातार अपने ही रिफ्लेक्शंस को देखकर वैलिडेट फील करता है तो डोपामिन लेवल्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेंटर क्या कर रहा होता है? वो स्ट्रगल कर रहा होता है। मेरा मतलब है कि
दिमाग का एक हिस्सा तो होता है ना जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जो बताता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। तो क्या ये सिक्योरिटी गार्ड इन केमिकल्स के असर में लिटरली सो जाता है? रेड वार्निंग लाइट्स तो जल रही होती होंगी ना? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि रेड वार्निंग लाइट्स वाकई जल रही होती हैं। इंसान को अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी जरूर आती है कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एक गट फीलिंग आती है। हाँ, लेकिन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन का ओवरलोड दिमाग के उस हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको ऑफलाइन कर देता है। जो कि हमारा लॉजिकल सेंटर है। सही पकड़ा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग का सेंटर है। जब दिमाग में इतना ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है तो एक तरह से सिस्टम ओवरराइड हो जाता है। तो प्रायोरिटी लॉजिक नहीं रहती? बिल्कुल नहीं। दिमाग का मकसद उस डोपामीन हिट को मेंटेन करना बन जाता है। सिक्योरिटी गार्ड सो नहीं रहा होता, बल्कि उस केमिकल ओवरलोड ने उसके मॉनिटर के तार ही निकाल दिए होते हैं। माय गॉड! इंसान रेड फ्लैग्स को देखकर भी उन्हें इग्नोर करने लगता है। उन्हें जस्टिफाई करने लगता है क्योंकि लॉजिक बाईपास हो चुका है। मतलब इंसान को लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रोमांस में है, लेकिन असल में उसका दिमाग उस इंसान की तरह बिहेव कर रहा है जो किसी हार्ड ड्रग का आदी हो चुका हो। ये बिल्कुल वही एडिक्शन साइकिल है। तो जब लॉजिक ऑफलाइन है तब इसका अंजाम क्या हो सकता है? अगर हम इसके सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स की तरफ देखें तो सोर्सेज बताते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और कल्ट्स के इतिहास में इसका सबसे भयानक सबूत मिलता है। बिल्कुल, कल्ट्स यानी संप्रदाय। अगर हम हिस्ट्री देखें तो इस केमिकल मैनिपुलेशन का सबसे स्ट्रक्चर्ड इस्तेमाल कल्ट लीडर्स ने ही किया है। मैं डॉक्टर मार्गरेट सिंगर की रिसर्च पढ़ रही थी इस बारे में। हाँ, जो एक बेहद मानी जानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कल्ट डायनेमिक्स की एक्सपर्ट रही हैं। उन्होंने अपने करियर में हजारों कल्ट सर्वाइवर्स का इंटरव्यू लिया था। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि लगभग हर कल्ट नए मेंबर्स को ब्रेन वॉश करने के लिए एक ही न्यूरोबायोलॉजिकल हैक का इस्तेमाल करता था। जैसे ही कोई नया इंसान कल्ट में आता, पूरा ग्रुप उस पर टूट पड़ता था। उसकी तारीफें करना, उसको स्पेशल फील करवाना। हाँ, उसको एक ऐसी सेंस ऑफ बिलोंगिंग देना जो उसने जिंदगी में कभी फील ना की हो। डॉक्टर सिंगर ने ही इस पूरे प्रोसेस को पहली बार ऑफिशियली लव बॉम्बिंग का नाम दिया था। वेट, सच में कल्ट रिसर्च से आया ये वर्ड? जी हाँ, कल्ट का मकसद होता था नए मेंबर के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कंप्लीटली शट डाउन कर देना, ताकि वो इंसान क्रिटिकल सवाल पूछना बंद कर दे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जो टेक्निक एक कल्ट लीडर पूरे ग्रुप के जरिए यूज करता है, वही सेम टेक्निक एक अकेला टॉक्सिक मैनिपुलेटर अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहा है। एग्जैक्टली, वही मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी शातिर मैनिपुलेटर क्यों ना हो, हमेशा तो वो परफेक्ट मुखौटा पहनकर नहीं रख सकता ना कभी तो असली रंग दिखेगा। वही, जब वो गिरगिट अपना असली रंग दिखाता है, जब ये फेज 1 खत्म होता है, तब उस केमिकल सूप का क्या होता है जिसकी दिमाग को आदत पड़ चुकी थी। और यहीं से रिलेशनशिप का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है, जिसे हम फेज 2 द डीवैल्यूएशन कहते हैं। अब तक इंसान के दिमाग को हाई लेवल्स ऑफ डोपामीन और ऑक्सीटोसिन पर ऑपरेट करने की आदत पड़ चुकी होती है। दिमाग फिजिकली उन केमिकल्स का आदी हो चुका है। बिल्कुल। फिर अचानक से एक दिन वो मैनिपुलेटर अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर देता है। वो अफेक्शन बंद कर देता है, कोल्ड और डिस्टेंट हो जाता है, छोटी छोटी और बेमतलब की बातों पर गुस्सा करने लगता है। इस अचानक आए बदलाव से दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता होगा, शॉक में चला जाता है। दिमाग शॉक में इसलिए जाता है क्योंकि उसको वो रेगुलर केमिकल सप्लाई मिलना बंद हो गई है, राइट? तो क्या इसका मतलब ये है कि दिमाग लिटरली विड्रॉल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है, जैसे नशे की आदत छूटने पर होता है? बिल्कुल वही होता है। दिमाग स्टार्विंग फील करने लगता है। ऑक्सीटोसिन का अचानक ड्रॉप होना फिजिकली पेनफुल होता है इंसान के लिए। ओह, आई सी। इंसान को लगता है कि उसने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, जिसकी वजह से उसके सोलमेट ने उसे प्यार करना बंद कर दिया है। अब दिमाग उस पुराने हाई को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। वो डेस्परेट हो जाता है। और यही वो डेस्परेशन है जिसका मैनिपुलेटर पूरी तरह से फायदा उठाता है। ये पूरा मैकेनिज्म सुनकर ना मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज याद आ रही है। कैसी इमेज? ये तो बिल्कुल उस एनिमेटेड स्लॉट मशीन की तरह हुआ जहां लोग कसिनो में जुआ खेलते हैं। शुरुआत में कसिनो आपको एक बड़ा जैकपॉट दे देता है, बहुत सारे कॉइन्स निकल आते हैं, लाइट्स फ्लैश होती हैं। हाँ,
दिमाग को लगता है कि यहाँ जीतना बहुत आसान है। राइट। लेकिन उसके बाद जब इंसान लगातार लीवर पुल करता है तो बाजी खाली जाती है, बार बार खाली जाती है। इंसान हार मानने वाला होता है कि अचानक से एक छोटा सा जैकपॉट फिर लग जाता है। थोड़ा सा रिवॉर्ड वापस मिल जाता है। हाँ, तो क्या यही वजह है कि इंसान इस डिवैल्यूएशन फेज में भी एज पर रहता है और उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाता? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपने इस एनालॉजी से सीधे बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े सिद्धांत पर निशाना लगाया है। अच्छा। वो क्या है? चूहों को एक बॉक्स में रखा जिसमें एक लीवर था। ओके। जब चूहे लीवर दबाते तो उन्हें खाना मिलता। शुरुआत में जब हर बार लीवर दबाने पर खाना मिलता था तो चूहे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते थे। लेकिन फिर स्किनर ने रूल चेंज कर दिया। उन्होंने रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल कर दिया होगा। एग्जैक्टली। अब लीवर दबाने पर कभी खाना मिलता और कभी नहीं मिलता। इस अनिश्चितता ने चूहों को पागल कर दिया। वो लगातार और ऑब्सेसिवली लीवर दबाने लगे, इस उम्मीद में कि अगला रिवॉर्ड शायद मिल जाए। बिल्कुल। ओह वाओ। मतलब जब रिवॉर्ड फिक्स्ड नहीं होता, जब पता नहीं होता कि कब प्यार मिलेगा और कब कोल्ड ट्रीटमेंट, तो दिमाग और भी ज्यादा ऑब्सेसिवली उस रिवॉर्ड के पीछे भागने लगता है। सही पकड़ा आपने। ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट वही प्रिंसिपल है जो गैम्बलिंग को इतना एडिक्टिव बनाता है। एक टॉक्सिक रिश्ते में इंसान को पता ही नहीं होता कि आज उस इंसान से तारीफ मिलेगी या सजा। वो कभी पूरा दिन इग्नोर करेंगे और रात को अचानक एक लविंग टेक्स्ट भेज देंगे। हाँ, ये हॉट और कोल्ड का साइकिल एक ऐसी चोट देता है जो दिमाग में एक ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट कर देता है। ट्रॉमा बॉन्ड, इसको थोड़ा और समझाइए। ये नॉर्मल अटैचमेंट से कैसे अलग है? ट्रॉमा बॉन्ड एक ऐसी न्यूरोबायोलॉजिकल हालत है जहां इंसान अपने अब्यूजर के साथ ही डीपली कनेक्ट हो जाता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि जो इंसान दर्द दे रहा है, दिमाग उसी इंसान को उस दर्द का इलाज समझने लगता है। क्योंकि आखिरी बार शांति उसी इंसान के अफेक्शन से मिली थी। एग्जैक्टली। इंसान फिजिकली और मेंटली उस आखिरी डोपामीन हिट के चक्कर में फंसा रह जाता है, चाहे आसपास का माहौल कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। तो इस सब का एंड गेम क्या है? जब एक बार हमने इस न्यूरोबायोलॉजिकल हैक को, इन केमिकल्स को समझ लिया, तो अगला सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपने दिमाग को इस ट्रैप से प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। ये बहुत जरूरी सवाल है। इन सोर्सेज के मुताबिक इस पूरे केमिकल इल्यूजन को तोड़ने का क्या तरीका है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ऑफलाइन चला गया था, उसको वापस ऑनलाइन कैसे लाया जाए? इस इल्यूजन को तोड़ने का और अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करने का सबसे असरदार रीसेट बटन एक ही है, और वो है रिश्ते की रफ्तार को धीमा करना। कहा जाता है ना, टाइम इज द अल्टीमेट ट्रूथ सीरम। यानी वक्त सबसे बड़ा सच उगलवाने वाला जादू है। बिल्कुल। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। एक टॉक्सिक इंसान का जो फॉल्स सेल्फ होता है, जो मुखौटा उसने पहना होता है, उसको लगातार मेंटेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। वो नाटक जिंदगी भर नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। ओह, इसीलिए उन्हें हर चीज की जल्दी होती है। जैसे 2 हफ्ते में ही आई लव यू बोल देना, या 1 महीने में शादी और बच्चों की बातें शुरू कर देना। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मास्क जल्दी ही गिरने वाला है। वो रश करते हैं ताकि सामने वाले को प्रोसेस करने का या क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम ही ना मिले। उनका मकसद इंसान को लॉक कर देना होता है कमिटमेंट में। उससे पहले कि उनकी असली शख्सियत सामने आए, वो ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे जैसे तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, या तुम ही मेरे सेवियर हो। जो एक्चुअली रोमांटिक नहीं है। नहीं, ये रोमांटिक नहीं है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर किए गए हमले हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है कि समय लिया जाए और बाउंड्रीज सेट की जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है, डिले द डोपामीन। जब कोई चीज लिटरली टू गुड टू बी ट्रू लग रही हो, तो उस पर आंख मूंद कर यकीन करने के बजाय उस स्पीड पर ब्रेक लगाना जरूरी है, ताकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वापस रीबूट हो सके। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो हमें हेल्दी लव और इस टॉक्सिक लव बॉम्बिंग के बीच का फर्क समझना होगा। वो फर्क कैसा दिखता है न्यूरोबायोलॉजी में? हेल्थी लव यानी एक स्वस्थ रिश्ता एक शांत तालाब में गिरी पानी की बूंद की तरह होता है। ये एक स्लो बर्न होता है। इसमें एक ठहराव होता है जहां ट्रस्ट टाइम के साथ कमाया जाता है। इसमें कंसिस्टेंसी होती है। हाँ, दिमाग आराम से इस प्रोसेस को समझ पाता है और सिक्योरिटी फील करता है। जबकि लव बॉम्बिंग एक ब्लाइंडिंग एक्सप्लोशन है, एक ऐसा धमाका जो शुरुआत में इतनी चमक पैदा करता है कि आंखें चौंधिया जाती हैं और आसपास के रेड फ्लैग्स दिखना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब एक बार किसी को इस न्यूरोकेमिस्ट्री की समझ आ जाती है ना, तो वो इस चमक के धोखे में नहीं आता। नॉलेज ही यहाँ पर
सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है। रीइंफोर्समेंट जैसी टैक्टिक्स की जानकारी होने से कोई भी इंसान ब्लाइंड होके जल्दबाजी नहीं करेगा। वो अपने दिमाग की केमिस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाएगा। राइट, वो अनएक्सट्रीम बिहेवियर्स पर, उस स्लॉट मशीन वाले पैटर्न पर सवाल उठा सकता है जो उसके आसपास हो रहा हो। और जब कोई सवाल उठाता है तभी उसकी लॉजिकल रीजनिंग वापस एक्टिव होती है। साइंस हमें यही सिखाती है कि इमोशंस को फील करना गलत नहीं है, लेकिन जब इमोशंस बहुत तेजी से लॉजिक को बाईपास करने लगें तब एक कदम पीछे हटना ही सबसे बेहतर होता है। यह एनालिसिस वाकई दिमाग की आंखें खोल देने वाला था। इस पूरे सोर्स मटेरियल और विज्ञान के इस गहरे विश्लेषण के बाद ना, इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं एक आखिरी और गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। एक ऐसी बात जो इन्हीं सोर्सेस से निकल कर आती है, पर उस पर हमने इस नजरिए से गौर नहीं किया। हमने देखा कि वक्त सच्चाई को सामने लाता है और केमिकल्स हमारे लॉजिक को हाईजैक करते हैं। तो क्या असल में सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जो हमें लगातार एक्साइट करने या बार बार डोपामीन रश देने के बजाय एक ठहराव और शांति देते हैं? अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि नए रिश्ते में स्पार्क नहीं है या वो थोड़ा बोरिंग लग रहा है। सही बात है, लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। पर आज के इस विज्ञान को समझने के बाद मुझे लगता है शायद वो बोरियत है ही नहीं, शायद वो शांति, वो ठहराव दरअसल आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो बिना किसी केमिकल मैनिपुलेशन के पूरी तरह आराम से और सेफली अपना काम कर रहा है। दिमाग की शांति ही शायद असल रोमांस है।